अध्याय 32 मजदूर वर्ग का आंदोलन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की शुरुआत ने भारत में आधुनिक उद्योग के प्रवेश की शुरुआत की। रेलवे के निर्माण में लगे हजारों हाथ आधुनिक भारतीय मजदूर वर्ग के अग्रदूत थे। आगे औद्योगिकरण रेलवे के साथ साथ सहायक उद्योगों के विकास के साथ आया। कोयला उद्योग ने तेजी से विकास किया और एक बड़ी कार्यबल को रोजगार दिया। फिर कपास और जूट उद्योग आए। यूरोप और शेष पश्चिम के औद्योगिकरण के दौरान भारतीय मजदूर वर्ग को उसी तरह के शोषण का सामना करना पड़ा, जैसे कम मजदूरी, लंबे समय तक काम करने के घंटे, अस्वच्छ और खतरनाक काम करने की स्थिति, बाल श्रम का रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। भारत में उपनिवेशवाद की उपस्थिति ने भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन को एक विशिष्ट स्पर्श दिया। भारतीय मजदूर वर्ग को दो बुनियादी विरोधी ताकतों का सामना करना पड़ा, एक साम्राज्यवादी राजनीतिक शासन और विदेशी और देशी पूंजीपति वर्ग दोनों के हाथों आर्थिक शोषण। इन परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से भारतीय मजदूर वर्ग आंदोलन राष्ट्रीय मुक्ति के लिए राजनीतिक संघर्ष के साथ जुड़ गया। प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभिक राष्ट्रवादी, विशेष रूप से नरमपंथी, श्रम के कारण के प्रति उदासीन थे। भारतीय में श्रम के बीच विभेदित अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली फैक्ट्रियां और ब्रिटिश स्वामित्व वाली फैक्ट्रियां। विश्वास था कि श्रम कानून भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों द्वारा प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को प्रभावित करेंगे। आधार पर आंदोलन में विभाजन नहीं चाहता था। कक्षाओं का और इन कारणों से 1881 और 1891 के फैक्ट्री अधिनियमों का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के पहले के प्रयास परोपकारी प्रयासों की प्रकृति के थे, जो अलग थलग, छिटपुट और विशिष्ट स्थानीय शिकायतों के उद्देश्य से थे। 1870 शशिपाड़ा बनर्जी ने एक वर्किंग मेंस क्लब शुरू किया और अखबार भारत श्रमजीवी। 1878 सोराबजी शाहपुरजी बंगाली ने बंबई विधान परिषद में पारित होने के लिए श्रम को बेहतर काम करने की स्थिति प्रदान करने वाला एक विधेयक प्राप्त करने का प्रयास किया। 1880 नारायण मेघाजी लोखंडे ने अखबार की शुरुआत की। दीनबंधु और बॉम्बे मिल और मिलहंस की स्थापना की। संगठन। 1899 महान भारतीय प्रायद्वीपीय द्वारा पहली हड़ताल। रेलवे हुआ और इसे व्यापक समर्थन मिला। तिलक की केसरी और महाराजा हड़ताल के लिए प्रचार कर रहे थे। कई महीनों तक बिपिन चंद्र पाल और जी सुब्रमण्यम अय्यर जैसे कई प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने श्रमिकों के लिए बेहतर परिस्थितियों और अन्य श्रम समर्थक सुधारों की मांग की। स्वदेशी उत्थान के दौरान कार्यकर्ताओं ने व्यापक राजनीतिक मुद्दों में भाग लिया। हड़तालों का आयोजन अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व कुमार घोष ने किया था। यह हड़तालें सरकारी प्रेस, रेलवे और जूट उद्योग में आयोजित की गईं। ट्रेड यूनियन बनाने के प्रयास हुए, लेकिन ये बहुत सफल नहीं रहे। सुब्रमण्य शिव और चिदम्बरम पिल्लई ने तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में हड़ताल का नेतृत्व किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवधि की सबसे बड़ी हड़ताल के बाद आयोजित किया गया था। तिलक की गिरफ्तारी और मुकदमा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद युद्ध और उसके बाद के कारण निर्यात में वृद्धि हुई, कीमतों में वृद्धि हुई, उद्योगपतियों के लिए बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी के अवसर आए, लेकिन श्रमिकों के लिए बहुत कम मजदूरी थी। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। गांधी के उद्भव ने एक व्यापक आधारित राष्ट्रीय का नेतृत्व किया। आंदोलन और राष्ट्रीय कारण के लिए श्रमिकों और किसानों की लामबंदी पर जोर दिया गया था। ट्रेड यूनियनों में श्रमिकों के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। सोवियत संघ में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना, कॉमिंटन के गठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना जैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को एक नया आयाम दिया। एटक
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। वर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय को एटक के पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल को पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। लाजपत राय पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद के जुड़वां बच्चे हैं। प्रमुख कांग्रेस और स्वराजवादी नेता सीआर दास ने एटक के तीसरे और चौथे सत्र की अध्यक्षता की। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 ने एटक के गठन का स्वागत किया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। सीआर दास ने वकालत की कि कांग्रेस को मजदूरों और किसानों के मुद्दों को उठाना चाहिए और उन्हें स्वराज के संघर्ष में शामिल करना चाहिए, अन्यथा वे आंदोलन से अलग थलग पड़ जाएंगे। एटक के साथ निकट संपर्क रखने वाले अन्य नेताओं में नेहरू, सुभाष बोस, सीएफ एंड्रूज, जेएम सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, वीवी गिरी और सरोजिनी नायडू। शुरुआत में एटक ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। अहिंसा, ट्रस्टीशिप और वर्ग सहयोग के गांधीवादी दर्शन का आंदोलन पर बहुत प्रभाव था। गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 को संगठित करने में मदद की और एक विरोध के माध्यम से 27.5% वेतन वृद्धि हासिल की। बाद में मध्यस्थ के निर्णय ने 35% की वृद्धि सुनिश्चित की। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कानूनी संघों के रूप में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन, पंजीकरण और विनियमन के लिए निर्धारित शर्तें। ट्रेड यूनियन गतिविधियों की और वैध गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाने से ट्रेड यूनियनों के लिए दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की उन्मुक्ति प्राप्त की, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। 1920 के दशक के अंत में आंदोलन पर एक मजबूत कम्युनिस्ट प्रभाव ने इसे एक जुझारू और क्रांतिकारी सामग्री प्रदान की। 1928 में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में 6 महीने की लंबी हड़ताल थी। पूरे 1928 में अभूतपूर्व औद्योगिक अशांति देखी गई। इस अवधि में ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी आदि चरमपंथी प्रभाव के तहत ट्रेड यूनियन आंदोलन की बढ़ती ताकत से चिंतित सरकार ने विधायी प्रतिबंधों का सहारा लिया। इसने सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश 1929 और व्यापार विवाद अधिनियम टीडीए 1929 पारित किया। टीडीए 1929 औद्योगिक निपटान के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कंसल्टेशन बोर्ड की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया। विवाद सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे पोस्ट, रेलवे, पानी और बिजली में हड़तालों को अवैध बना दिया, जब तक कि प्रत्येक हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे व्यक्तिगत कार्यकर्ता ने प्रशासन को 1 माह का अग्रिम नोटिस दिया और जबरदस्ती या विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति की ट्रेड यूनियन गतिविधि और यहां तक सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों को भी मना किया। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया और 3.5 साल के मुकदमे के परिणामस्वरूप मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, जोगलेकर, फिलिप्स प्रैट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी और अन्य को दोषी ठहराया गया। मुकदमे को दुनिया भर में प्रचार मिला, लेकिन मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर कर दिया। 1930 के दौरान मजदूरों ने सिविल में भाग लिया। अवज्ञा आंदोलन, लेकिन 1931 के बाद इसमें गिरावट आई। 1931 में विभाजन के कारण मजदूर वर्ग का आंदोलन, जिसमें एन.एम. जोशी के नेतृत्व में निगमवादी प्रवृत्ति अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना के लिए एटक से अलग हो गई। 1935 में कम्युनिस्ट फिर से एटक में शामिल हो गए। अब वाम मोर्चे में कम्युनिस्ट, कांग्रेस, समाजवादी और नेहरू और सुभाष जैसे वामपंथी राष्ट्रवादी शामिल थे।
कांग्रेस मंत्रालयों के तहत 1937 के चुनावों के दौरान एटक ने कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया था। प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने ट्रेड यूनियन गतिविधि को बढ़ावा दिया। आमतौर पर कांग्रेस के मंत्रालय मजदूरों की मांगों के प्रति सहानुभूति रखते थे। श्रमिकों के पक्ष में कई कानून पारित किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में प्रारंभ में श्रमिकों ने युद्ध का विरोध किया, लेकिन 1941 के बाद जब रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ, तो कम्युनिस्टों ने युद्ध को लोगों का युद्ध बताया और इसका समर्थन किया। कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। कम्युनिस्टों द्वारा औद्योगिक शांति की नीति की वकालत की गई थी। 1945 से 1947 की अवधि में श्रमिकों ने युद्ध के बाद के राष्ट्रीय विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1945 में बॉम्बे और कलकत्ता के डॉक कर्मचारियों ने इंडोनेशिया में युद्धरत सैनिकों को आपूर्ति करने वाले जहाजों को लोड करने से इनकार कर दिया। 1946 के दौरान नौसेना रेटिंग के समर्थन में कार्यकर्ता हड़ताल पर चले गए। विदेशी शासन के अंतिम वर्ष के दौरान डाक, रेलवे और कई अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा हड़तालें की गईं। आजादी के बाद मजदूर वर्ग आंदोलन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ा हुआ आया। प्रारंभिक प्रयास। सारांश। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में